नेताओं ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब ने वर्क कल्चर बदल दिया है। वो दौर चला गया, आप चुनकर आए और अब तो बस पुश्तें राज करेंगी। मंत्री बनने के बाद तो आमतौर पे उल्टा होता है कि भैया मंत्री जी के पास लोग आए, आप जा रहे हैं उनके पास। देखिए, हम यहाँ अगर आज हैं तो जनता के कारण है। 22 साल से तो हम थे नहीं, तो अब पद्धति बनानी पड़ेगी। हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है हमारा विद्यार्थी परेशान और प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। स्विमिंग पूल होने से कैसे स्कूल अच्छा बन जाता है, ये बताइए ना मुझे। यही मेरा ये कहना है। नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार बने लगभग 40 दिन हो गए हैं। 40 दिन में बहुत सारी बदलाव हुए हैं, बहुत सारी तेज़ी दिखाई गई है और इसके एक सबसे प्रभावशाली मंत्रियों में से एक आशीष सूद साहब हमारे बीच में हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी, नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। बहुत धन्यवाद। बहुत स्वागत है। मंत्री बनने के बाद तो आमतौर पर उल्टा होता है कि भैया मंत्री जी के पास लोग आए, आप जा रहे हैं उनके पास में। देखिए, हम यहाँ अगर आज हैं तो जनता के कारण है। जब अपना क्षेत्र जीतेंगे, जब अपने क्षेत्र की सेवा करेंगे, तभी तो सरकार बनेगी। तो हम सभी अपने अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो सड़क पे उनके पास जहाँ उनका निवास है, जहाँ उनका परिवार रहता है, ऊपर है। मैं भी दूसरी मंजिल पे रहता हूँ, वो भी दूसरी तीसरी मंजिल पर रहती हैं। बुजुर्ग लोगों का ऊपर आना जाना कठिन होता है, तो मुख्यमंत्री जी के घर पर लोग आते हैं तो वो तो सड़क पर ही जनता को सुन रही हैं। और हम भी अपने अपने क्षेत्रों में जगह जगह जाकर लोगों को मिल रहे हैं। मैं हर सप्ताह में एक दिन अपने क्षेत्र के कुछ पोलिंग बूथों पर, मैंने अपनी विधानसभा को कुछ हिस्सों में बांटा है, मैं नियमित रूप से वहाँ जाता हूँ। अभी तो तीन ही हफ्ते गुजरे और 2 दिन कम से कम वहाँ जनता के लिए सैटरडे संडे उपलब्ध रहने की कोशिश करता हूँ। ये स्टार्टिंग है और 2-3 महीने में जैसे जैसे हमें अपने विभागीय कामों का और कितना समय देना है, उसके हिसाब से इसको कम ज़्यादा करने की एडजस्टमेंट, दिनों में परिवर्तन हम करेंगे। आशीष जी, आपके पास में जो मंत्रालय हैं, विभाग हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और लगभग ऐसी स्थिति वाले भी हैं, कहा जा सकता है कि सर मुंडाते ही ओले पड़ने की स्थिति भी हो सकती है अगर सावधानी नहीं बरती गई। गर्मी आ गई है इस बार महीने भर पहले। बिजली को लेकर के आशंकाएं हैं, आरोप भी होंगे, लेकिन क्योंकि दिल्ली में ये एक रहा है कि लोगों को बिजली ठीक ठाक मिलती रहे, आप उसको और कैसे मजबूत करने वाले हैं, कैसे ये दिक्कत कभी हो ना, इसको किस दिशा में आप ले जाने के लिए क्या क्या आप कर रहे हैं? ये 38 दिन पुरानी सरकार है। समर एक्शन प्लान हमारे सामने है। इस 38 दिन में इस सरकार को महिलाओं के लिए जो काम करने थे वो भी, अब हमारा बजट भी, और पानी बिजली की समस्याओं पर हमें आने वाले समय में जनता को परेशानी ना हो इसकी सोच भी। जिस दिन हमने 20 तारीख को शपथ ली, शाम को ही हमने कैबिनेट की मीटिंग आहूत की। हमने उसके अगले दिन, उस दिन 20-21 तारीख में ही हमने पहला कैबिनेट प्रस्ताव दिल्ली की महिलाओं के 2,500 रुपये के लिए पारित किया। तो हम तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए दिल्ली के कामों में लगे हुए हैं। जहाँ तक मेरे विभाग से संदर्भ में आपने बिजली के बारे में बात की, अच्छा किया आपने यहीं से शुरू किया। पिछले वर्ष में 8,600 मेगावाट पीक सप्लाई गई थी तो दिल्ली करहा उठी थी। इस बार एक्सपर्ट्स का मानना यह है 9,000 से 9,200 मेगावाट तक पीक आवर डिमांड जा सकती है। बिजली ऐसी चीज़ है जो तारों में बहती है, उसको गोदाम में बंद करके नहीं रख सकते। अगर वो तार से आपके घर आई है तो उसे चलाना ही होगा, या बंद रख के वो कहीं ना कहीं चलती ही रहेगी। तो बिजली खरीद कर आने वाले समय में निकाल कर इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसी चीज़ नहीं है। इसके लिए सबसे पहले पावर परचेज एग्रीमेंट्स एक्ट प्लेस होने चाहिए। पावर परचेज एग्रीमेंट के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स ना हो, उसके बारे में पूरी जानकारी डिस्कॉम्स के साथ ली गई। कोलैप्स हो जाने पे, मान लीजिए ट्रांसफार्मर कोलैप्स हो गया,
तो आपके पास है या नहीं है, कौन से गोदाम में है, तार है या नहीं है, कौन से गोदाम में है, और फिर कोलैप्स होने से पहले इसकी मरम्मत। फिर हमने एक जॉइंट कंट्रोल रूम बना दिया। ट्रांसमिशन कंपनी और डिस्कॉम्स, जब बिजली तेजी से डिमांड होती है तो मान लीजिए बदरपुर क्षेत्र में बिजली की डिमांड बढ़ती जा रही है, एक ही फीडर पे लोड है, तो वो लोड बाईपास होना है, तो डीटीएल के दफ्तर में 24 घंटे सब लोग इकट्ठा बैठेंगे, इसको बाईपास करके यहाँ से यहाँ दे दीजिए ताकि ये कोलैप्स ना हो जाए, इस पे गर्म ज़्यादा हो रही है तार, ये टेक्निकल चीज़ें हैं। वो एक जॉइंट कंट्रोल रूम बन गया। ऐसे तमाम हमने केंद्र सरकार से, अगर बिजली की एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि पीक आवर तो आज भी बिजली की 4800 के करीब डिमांड रहती है, अब इससे दुगनी चली जाएगी, तिगनी, दुगनी से भी ज़्यादा, तो खरीद कर तो गोदाम में रख नहीं सकते, तो उसके लिए शॉर्ट टर्म पावर परचेज एग्रीमेंट्स होते हैं, वो हुए हैं। उसके बाद भी जैसे 8600 से अब 9200 जाने की उम्मीद है, तो 400 से 600 खरीदनी पड़ सकती है। हमने केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय से संपर्क साधा हुआ है कि साहब हमें अगर ओपन मार्केट से खरीदनी पड़े उसकी अनुमति आप हमें मिल जाए, क्योंकि तुरंत जैसे कमोडिटी बाजार होता है ऐसे बिजली का भी बाजार रहता है कि इस ग्रिड से यहाँ से ले लो, इस ग्रिड से यहाँ से ले लो, तो ये सब टेक्निकल व्यवस्थाएं हैं और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है भारत का, उसके प्रावधानों की चीज है। दिल्ली के जितने ग्रिड है ना, ये लुटियन के आसपास के बड़े एरिया में है, मगर उत्तम नगर से पार दिल्ली चली गई ढांसा बॉर्डर तक, उत्तम नगर से पार दिल्ली चली गई बदरपुर बॉर्डर तक। अगर पिछले 2 ग्रिड बदरपुर और द्वारका में पिछली सरकार ने नहीं दिए होते, पप्पन कला और बदरपुर ग्रिड, तो दिल्ली में और बुरे हालात होते। ग्रिड नहीं बने हैं, डीटीएल की 10 साल में परचेजिंग बंद है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ट्रांसमिशन तो हमारी है ना, वहाँ की तो दिल्ली सरकार, तो इसलिए उन सब चीज़ों में कमी है। सरकार को एक बराबर का जनहितकारी नीतियों में जो स्पेंडिंग है और दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में जो स्पेंडिंग है, कैपिटल में, देखिए जब ये सरकार 10 साल पहले आई थी तो दिल्ली की टोटल स्पेंडिंग में से 58% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता था, जाते जाते 78% हो गया। उसी तरीके से कैपिटल एक्सपेंडिचर 48% से घटकर 23% तक आ गया, जिसको अभी हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में बढ़ाया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर जब बढ़ेगा तभी तो रियल एसेट खड़ा होगा। तो क्या आप कह रहे हैं कि क्या जैसे प्रदूषण को लेकर के है, यमुना में सफाई को लेकर के है, एसटीपी के काम ना करने को लेकर है, ऐसी ही लगभग स्थिति है या इतनी बुरी स्थिति नहीं है? इससे भी बुरी स्थिति है। ये बातें किसी समय गर्मी के बाद हम दिल्ली की जनता के सामने तथ्यों के साथ और लाएंगे। कहते थे बिजली के दाम नहीं बढ़े, बिजली के दाम भी बढ़ते रहे हैं। कॉस्ट टू द कंज्यूमर, जेब से जो जाता है वो बढ़ता रहा है। साथ ही साथ हुंडी के रूप में, प्रॉमिसरी नोट के रूप में बिजली कंपनियों की लेनदारी भी बढ़ती चली गई। कमाल की बात है, बिजली का दाम भी बढ़ता चला गया, कंज्यूमर की जेब से जाने वाला पैसा भी बढ़ता चला गया 10 साल में, और जो कंज्यूमर के पास से जो बिजली कंपनियों के लेनदारी, अब वो बिजली कंपनी तो लेनदारी डीईआरसी के माध्यम से, बिजली का दाम मैं नहीं बढ़ा सकता एज पावर मिनिस्टर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की सरकार नहीं बढ़ा सकती, वो डीआरसी का काम है। तो डीआरसी से रेगुलेटरी एसेट सरकार बढ़वाती चली गई। रेगुलेटरी एसेट का 27,000 करोड़ रुपए आज रेगुलेटरी एसेट है। कोर्ट में इसको बचा नहीं पाई है पिछली सरकार। सारा जोर था शराब के लेन देन में अपने नेताओं को बचाना। कोर्ट में केस है, 27,000 करोड़ रुपए की एक तरीके से हुंडी ये सरकार, एक तरफ रेट बढ़ाते चले गए, दूसरी तरफ ये 27,000 करोड़ रुपए की हुंडी उनके हाथ में दे दी, प्रॉमिसरी नोट दे दिया एक तरीके से। अगर बिजनेस की भाषा में जो आपके दर्शक मुझे देखेंगे उनको समझाना चाहूँ, रेगुलेटरी एसेट जैसा शब्द कई लोगों को नहीं ध्यान में आएगा, एक हुंडी हो गई, ये रेगुलेटरी एसेट है, जब मर्जी। तो क्या 27,000 करोड़ रुपया जब मर्जी में आए तब ये बिजली कंपनियां ले सकती हैं? जी हाँ, नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में चलने वाली रेखा गुप्ता जी की सरकार है, कैसे बढ़ाने दे देंगे? हम कोर्ट के केस को बड़ी मजबूती से लड़ेंगे, जरूरत पड़ने पर डीआरसी को अप्रोच करेंगे, हर वो तरीका अपनाएंगे, और भ्रष्टाचार की सब परतों, मैंने आपसे कहा अभी हमारा पूरा फोकस गर्मी से निपटने, गर्मी से पार पाने का है।
इसके अंदर के भ्रष्टाचार की तारे और परतें खोलकर दिखाएंगे। ये 200 यूनिट वाला जो मामला था, जिसको आप लोग कहते थे कि कई लोगों को नहीं मिल रहा है, आप कहाँ तक जाएंगे उसको देने में, जो जो सुविधाएं दी जा रही हैं, और आप उसके आगे कहाँ तक होंगे? आप पहले ही कहते रहें कि आप लोग कि नहीं नहीं बिजली 200 यूनिट लोगों को मिलती नहीं है, बिजली के बिल बढ़ करके आते रहे हैं, अब तो आपको खुद करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ आपको, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने चुनाव प्रचार के दौर में कहा जो जनहितकारी नीति, क्योंकि एक दुष्प्रचार चल रहा था, आज भी चल रहा है, बीजेपी बिजली के दाम सब्सिडी बंद कर देगी, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा, जनता को आश्वस्त किया। और अभी बजट भाषण में दिल्ली की मुख्यमंत्री दीदी रेखा ने भी इसको स्पष्ट किया कि जो सब्सिडी मिल रही थी वो जारी रहेगी, 200 यूनिट तक जो भी बिजली के दाम थे वो वैसे ही रहेंगे। अब देखिए, मैं कई बार ये उदाहरण देता हूँ, किसी परिवार में माँ अपनी बच्चों के साथ अपने बच्चों को ननिहाल लेकर जाती हैं, नानी बच्चों के हाथ में कुछ पैसे रखती है, तो आज के ज़माने में जब बच्चे ऑटो में बैठ के या बस में बैठ के घर से अपने घर के लिए निकलते हैं, तो माँ कहती है बेटा पैसे गिर जाएंगे, हमें दे दे, तो बच्चा नहीं देता है। जो मिल गया वो अधिकार होता है। माँ को दांतों से पसीना आ जाता है, बच्चा पैसे ना गिर दे, नानी ने 500 का नोट इसके हाथ में दिया है। तो जनता को जो चीज़ मिली हुई है उसको कोई कैसे ले सकता है? आप वो हम वो 200 या नानी बन के थोड़ा और बढ़ा रहे हैं या और लोगों को देने जा रहे हैं? अभी तो देखिए, अभी तो पहला फोकस ये है कि वो चीज़ जारी रहे और परेशानी ना आए। 20 को शपथ लिए, हाँ, आज 30 को मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। अभी तो 38 दिन हुए साहब, और हमारे से तो ऐसे, मैं तो कई बार इसको आप अपने पे ना लें, मैं जनरल बात कर रहा हूँ। कुछ एक इकोसिस्टम ऐसा है जो हमसे भी ये सवाल लगातार आज से ही पूछ रहा है, कब दोगे, कब दोगे? वो अभी नहीं पूछा जा हाँ, रहा, अभी तभी तो आपको छूट है, अभी तो 6-8 महीने तो पूरी छूट होगी, उसके बाद हम उस दौर में इतना कर देंगे कि आपको पूछने की जरूरत ही नहीं। चलिए, अब दौर दूसरा आता है एजुकेशन का, जिसके दिल्ली को लेके बहुत चर्चे हुए हैं। पहले तो ये बताइए कि वो एजुकेशन का जो दौर बताया जाता था वो उसकी था क्या, और अब आप करने के जा रहे हैं? 99% इस सरकार ने, इकोसिस्टम ने, सरकार का मतलब रेखा गुप्ता नहीं, पिछली सरकार, तो नाम लीजिए ना फिर। पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने जो 10 साल में 99% राउज एवेन्यू के कुछ स्कूल और कुछ पड़पड़गंज के स्कूल दिखाए, क्योंकि लुटियन दिल्ली के नज़दीक थे ना, किसी को पकड़ के लाना है दिखाने के लिए। सुदूर बदरपुर में, शिकारपुर, नजफगढ़, ढांसा, मुखमेलपुर, अलीपुर, इन जगहों के स्कूलों को कभी नहीं दिखाया गया। क्या दिखाया गया? बिल्डिंग बहुत बढ़िया बन गई। क्या दिखाया गया? यहाँ पर स्विमिंग पूल बन गया सरकारी स्कूल में। क्या दिखाया गया? हमारे बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं। मैं उन जो बच्चे आईआईटी में गए उनके माता पिता की मेहनत, उनकी मेहनत, उनके शिक्षकों की मेहनत, और अगर सरकार ने भी कुछ काम किया उसे साधुवाद देता हूँ। मगर आप भी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, दिल्ली से आपका भी लंबा नाता है। इससे पहले क्या दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे आईआईटी में नहीं जाते थे, डॉक्टर नहीं बनते थे? दिल्ली में 1981 में रजौरी गार्डन का स्कूल है, रमेश नगर का स्कूल है, जहाँ स्विमिंग पूल था। मैंने देखा है साहब, मैं स्टूडेंट था 1981 में स्कूल का। स्विमिंग पूल होने से कैसे स्कूल अच्छा बन जाता है, ये बताइए ना मुझे। यही मेरा ये कहना है। सरकार यही कहती रही कि जी हमने बिल्डिंग बना दी, हमने ये बना दिया। 270 स्कूलों में, 269 या 70 ऐसा आंकड़ा है, उसमें से 700 कुछ स्मार्ट क्लासरूम यानी स्मार्ट ब्लैक बोर्ड लगे। 10 साल की उपलब्धि है साहब। 270 स्कूलों में 720, यानी कि हर स्कूल में अगर 20 क्लास भी मान लिए जाएं तो भी एक दो क्लासरूम में लगा, आप समझ लीजिए। आगे सुनिए, ये सरकार हमें गाली देती रही है कि बीजेपी तो सांप्रदायिक राजनीति करती है, हम हैं अल्पसंख्यकों के हितैषी। आप इस आंकड़े को सुन के हैरान हो जाएंगे। दिल्ली का नॉर्थ ईस्ट जिला है, अधिकांश अल्पसंख्यक आबादी रहती है। 1,32,000 विद्यार्थी पढ़ते हैं 48 स्कूलों में, यानी लगभग 2700 विद्यार्थी एक स्कूल में पढ़ते हैं। और वहां पर पढ़ने वाली हमारी अल्पसंख्यक समाज की बेटियों को 8-8 किलोमीटर जाना पड़ता है अगर उन्हें अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। यह है शिक्षा का मॉडल, यह है शिक्षा का मॉडल।
बड़ी बातें होती हैं कि हम तो गरीब नवाज सरकार है। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को आज भी प्रताड़ना ये मिलती है, स्कूल कहता है नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हारा सरकार ने पैसा नहीं दिया। कैसे कोई सरकार अक्कूजी ये काम कर सकती है कि 115 करोड़ रुपए उन गरीब बच्चों की देनदारी आप देकर नहीं जाएंगे? आज भी ज्यादा आंकड़ा निकलेगा जब ये फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होकर निकलेगा, मगर मैंने इसको ऑन रिकॉर्ड सदन के पटल पे कहा है 115 करोड़ रुपए की देनदारी कितने बच्चों को स्कूल रोज प्रताड़ित करता है। इसलिए मेरा ये कहना है, उनके पास इकोसिस्टम था, उनके पास वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स था, बड़ी बड़ी बातें थी। देखिए साहब, हम बड़े छोटे लोग हैं। जैसे ये अखबार का दफ्तर है, ऐसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरे पिताजी नौकरी करते थे, मैं उनके साथ रहता हूँ अभी। मेरी माँ स्कूल में टीचर थी। इसी तरह के साधारण परिवेश से हम सब आते हैं जो इस सरकार में हैं। हम तो छोटे काम जानते हैं। हर स्कूल में शिक्षक पूरे हों, साइंस पर गरीब बच्चों को पढ़ने को मिल जाए, वहाँ पर प्रिंसिपल लग जाए, वहाँ पर बच्चों को, गरीब बच्चों को जो पढ़ने जाते हैं, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो, जिससे जब वो 12वीं के बाद बड़ी दुनिया में जाएं तो दे आर नॉट लॉस्ट, उन्हें चीज़ें पता हों। हमने लर्निंग आउटकम्स के दृष्टि से कुछ नई बातें सोची हैं, आने वाले दिनों में आपको दिखेगी। दिल्ली के दो बड़े विभाग आपके पास में हैं, एक बिजली है जिसकी अभी गर्मियों में जो कुछ भी होना है दिखेगा, और साथ साथ अभी 2 महीने बाद एजुकेशन का फिर एक दबाव आ रहा है, एजुकेशन को लेकर के आ रहा है। ये शिकायतें आती रही कि साहब यहाँ पर ऑर्गेनिक लैब्स नहीं हैं, यहाँ पर बच्चों की पढ़ाई के लिए ये सुविधाएं नहीं हैं। तो आपके ऊपर जो दोहरा बोझ है, इसकी दिशा में क्या क्या काम, क्योंकि एजुकेशन को लेकर के भी आप पैरेलल काम कर ही रहे होंगे, तो कुछ काम ऐसे हैं जो पुरानी सरकार थे की रेखा को आगे बढ़ाते हुए या उससे कई गुना बढ़ाने की कोशिश कर रहे होंगे आप? हमने अपने संकल्प पत्र में कहा था कि सीएम श्री स्कूल बनाएंगे। सीएम श्री स्कूल वो स्कूल होंगे जो इंफ्रास्ट्रक्चर में दिल्ली के किसी भी बड़े से बड़े स्कूल की टक्कर का स्कूल होगा। उसके अंदर हर चीज की पढ़ाई होगी। कितने सीएम श्री स्कूल अभी पहले वर्ष में हमारा लक्ष्य 60 स्कूल, 100 करोड़ रुपए से ऊपर हमने उस पर लगाया है। तो जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं को सीएम श्री एक कंपोजिट तरीके से करेंगे, कुछ नए शुरू करेंगे और कुछ पुराने स्कूलों को अपग्रेड करते हुए सीएम श्री में लाएंगे। क्योंकि एकदम नए खोलना, जमीन की एक्विजिशन करना, नई बिल्डिंग बनाना, नए भर्ती करना, तो पुराने ही को देखिए। जैसे अभी एक हमने और काम किया, अभी दिल्ली में कंप्यूटर लैब्स, आप दिल्ली के स्कूलों में पत्रकार हैं, भेजिए अपने लोगों को, पता करिए दिल्ली के कंप्यूटर लैब्स की क्या स्थिति है, पता पड़ेगा गुणवत्ता का। तो 175 स्कूलों में बढ़िया कंप्यूटर सीबीएसई स्टैंडर्ड्स की न्यू एजुकेशन पॉलिसी के मापदंडों पर विश्व स्तरीय कंप्यूटर लैब बनाने का काम हम इस साल करने जा रहे हैं। 7000 क्लासरूम्स को स्मार्ट क्लासरूम बनाएंगे। देश भर में पीएमओ का एक बड़ा सपना है डिजिटल दुनिया में। प्रधानमंत्री जी का बड़ा फोकस है। पिछली सरकार को तो जहां प्रधानमंत्री का नाम आ जाए उसको करना ही नहीं है। हमने इस बार का 7000 क्लासरूम्स का लक्ष्य लिया, जिसमें से पहले चरण में 2000 क्लासरूम्स को सिरे चढ़ाने पे हम प्रयास करेंगे। ऐसे कई काम हमने अपने हाथ में लिए हैं, जिसको इम्प्लीमेंट करके अभी इस पहले चरण में, पहले वर्ष में जो कुछ लीगेसी में हमें समस्याएं मिली हैं, देखिए कुछ इसमें 2 ही तरीके हैं। एक तो हम उनकी तरह, हमें एलजी नहीं करने देता, पीएम नहीं करने देता, तो ऐसे रोएं। हमारे पास दूसरा रोने का एक तरीका हो सकता है ना, ये छोड़ गए, बेच गए, खाली कर गए। हमने ये तय किया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, आशीर्वाद से, कि अब हम रास्ता निकालेंगे। हो गया जो उन्होंने किया, समय आने पर बताएंगे जरूर। आम दिल्ली वाला है जो सरकारी विद्यालयों में नहीं जा पाता जिनके बच्चे, प्राइवेट वाले तो बिल्कुल
फीस को लेकर के आग लगाए हुए हैं जी। आप लोग कुछ देखिए, करते उसमें- नहीं है। उसमें- पहले आप कहते थे कि सरकार नहीं करती, अब आपको करना पड़ेगा। हम करेंगे। आप बताइए क्या उसमें करने देखिए, का? हम करेंगे। मेरा व्यक्तिगत मानना है, ये मेरी सरकार का मत नहीं है अभी, क्योंकि इस पे हम बात करेंगे। मेरा व्यक्तिगत मानना है, प्राइवेट स्कूलों को मनमानी फीस बढ़ाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए, मगर एक प्रोसेस ड्रिवन चीज होनी चाहिए कि कैसे कौन बढ़ा सकता है, कितनी बढ़ा सकता है या नहीं बढ़ा सकता, इसकी एक पैरामीटर बनना चाहिए, एक पद्धति बननी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, पहले भी कह रहा हूं, बाद में भी कह रहा हूं, ये मेरी सरकार का मत नहीं है। हम इसके बारे में अन्य राज्यों में क्या पॉलिसी है, अन्य राज्यों में भी तो प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह के स्कूल है ना जी, हम इसको अन्य राज्यों में समझेंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में केंद्र सरकार से समन्वय बनाकर इसके बारे में मापदंडों और गाइडलाइंस को तैयार करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में आप एजुकेशन में एक नया मॉडल लगाना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो क्या जो बच्चों को पढ़ाने के लिए डिफरेंट माध्यमों से, जैसे अभी आपने फिजिक्स वाला या किसी से थोड़ा सा समझौता कुछ और लोगों से किया है, ऐसे इस तरीके के कुछ मॉडल और बढ़ाए जाएंगे या पीपीपी मॉडल में कुछ करने की कोशिश की जाएगी? इस तरीके का भी कुछ देखिए, योजना हमने है? अभी पिछली सरकार की एक स्कीम थी, नीट और जेई के लिए वो कुछ बच्चों को चुनते थे और उनको कुछ कोचिंग के लिए साधन देते थे। हमने उसका व्याप बढ़ाया है अगले बजट में। ये जो बजट हमने पेश किया है, नीट को भी देंगे, जेई को भी देंगे और क्लैट को भी देंगे, सीयूईटी को भी देंगे, सीए के लिए भी देंगे, जो बच्चे आगे जाना चाहते हैं, और दिल्ली के गरीब परिवारों से आने वाले सरकारी स्कूलों के बच्चों को ये सुविधाएं देंगे। इसी दौर में अभी जेई का एग्ज़ाम हो चुका था, हमें कुछ चर्चा के दौरान अलग अलग किस्म की चर्चाएं जो हमने बजट से रिलेटेड की थी, उसमें हमें कुछ लोग संपर्क में आए जो कहना चाहते थे, तो हमें लगा कि नीट के एग्ज़ाम के लिए, सीयूईटी के एग्ज़ाम के लिए प्रयोग के तौर पर, अभी तो हमने तो बजट सैंक्शन किया, वो तो अगले साल इम्प्लीमेंट होगा, तो इस साल जो जाने वाले हैं उनको दिल्ली सरकार के माध्यम से निःशुल्क कोचिंग ऑनलाइन 30 दिन तक की कोचिंग, प्रतिदिन 6 घंटे घर बैठकर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नीट एग्ज़ाम लाकर आपके मेरे जैसे साधारण परिवारों के बच्चों को भी डॉक्टर बनने का सपना पूरा हो गया। नहीं तो करोड़ों रुपए कैपिटेशन फीस लगा करती थी, अब वो ख़त्म होने के बाद फिर भी बहुत सारे बच्चे अपने मानसिक कारणों से या पारिवारिक कारणों से डॉक्टर नहीं बनना चाहते। जो अपनी बीए बीकॉम करना चाहता है, सीयूईटी एक अलग दुनिया धीरे धीरे खड़ी हो रही है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट जो है, उसमें ये सब चीज़ें देने के लिए हमने एक समझौता किया है। ऐसे और अगर कुछ हमें लाभ मिलेंगे, हमने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में कल्पना की है अभी। जैसे एक स्कीम थी, हम लॉन्च करने वाले नीव, न्यू ईरा इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड एम्प्लॉयबिलिटी मिशन। बच्चे के अंदर ये मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये नहीं होगा, ये कर जाऊंगा, छोटी उम्र से पकड़ेंगे, 8वीं क्लास से। क्या होता है ये दुनिया कुछ नहीं है यार, तेरे अंदर ताकत होनी चाहिए, तेरे अंदर टैलेंट, अपने पे आत्मविश्वास। यहाँ से शुरू करते 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 उसे 12वीं तक इन चीज़ों में अंदर टीम्स बनाएंगे, ज़्यादा स्पेंडिंग करेंगे, उसके अंदर ये एक देखिए वो कहते हैं ना कि आपने आत्मविश्वास उसके अंदर भर दिया तो बहुत बड़ी चीज। टीचरों के लिए आप क्या करना चाहते हैं? खासतौर से जो पहले बताया जाता था कि टीचरों का अनुभव बढ़ाने के लिए विदेश भेज रहे हैं, इधर कर रहे हैं, उधर कर रहे हैं, वो क्या सचमुच काम करने वाला है? और अब उसमें आप लोग और कितना बढ़ोतरी करेंगे? दिल्ली में एक टीचर्स की यूनिवर्सिटी भी सरकार ने बनाई थी, जिसके ऊपर अभी कुछ काम होना बाकी है। टीचर्स यूनिवर्सिटी थी, उसको चलाया ही नहीं गया, उसको खड़ा करेंगे। SCRET एक डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत काम होता है, उसे खड़ा करेंगे। और देखिए बहुत सारे और मॉडल्स हैं। मैं अभी इन दिनों बहुत सारे शिक्षाविद, बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और इनके बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनके पास बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स हैं। हर चीज़ हमारे यहाँ खराब है और उनके यहाँ अच्छी है, विदेशियों के यहाँ। वो सरकार केवल ब्राउनीज इकट्ठा करने के लिए काम करती, ब्राउनी पॉइंट्स विदेश भेज देंगे तो अपने प्रचार प्रसार हम बाहर से करा रहे हैं।
अरे भाई 10 साल में तुम तो शिक्षा की क्रांति के जनक थे, तुम अपने टीचर्स को ट्रेन करने के लिए यही मॉडल क्यों नहीं खड़ा कर पाए? ये कितनी बड़ी फेलियर है अगर आपको इस दृष्टि से देखें। हम अपने यहाँ का, इसको तो एक तरीके से आप कह सकते हैं ना, एचआर डिपार्टमेंट है मेरा। मैं एचआर डिपार्टमेंट का क्या रोल है? केवल भर्ती थोड़ी ना होता है, अपने एम्प्लॉयज की देख रेख, उनकी गुणवत्ता का तरक्की करना, ये रहता है ना। तो इसलिए वो कितनी बड़ी फेलियर थी। निश्चित रूप से हमारे टीचर्स नए मेथडोलॉजी को समझें, देखें, नई चुनौतियों को देखें। देखिए अब वो चुनौती केवल उसके पढ़ाने में ही नहीं है, आगे क्या बच्चा होने वाला बच्चा है। ये जो ये आपके सामने रखा है ना, दुनिया उसके यहाँ पर है, यहाँ से कितनी चीज़ों को परवर्ट होता है, देखता है, सीखता है, अच्छा बुरा। उन चुनौतियों को भी उस टीचर को देखें। क्या क्या आप लोग कुछ मोबाइल पर या उसके जो बच्चे लेके जाते हैं उन पर रोक लगाने की भी बात होगी क्या? हमारा काम है उसको गुणवत्तापूर्वक शिक्षा देना। हम जैसे एक करिकुलम हमने सोचा है, साइंस ऑफ लिविंग। क्या करेंगे हम? योगा, मेडिटेशन, बड़े बड़े लोगों से संवाद, उनके आधार पर जीवन जीने के बारे में प्लस माइनस, ये हमारे सब करिकुलम पहली क्लास से चलेंगे। उसमें ये भी चीजें होंगी कि हमारा ट्रैफिक के लिए क्या तेरी सेंसिटिविटी है, जेंडर सेंसिटाइजेशन पे क्या, गली मोहल्ले में रहने वाली बहन, बेटी, बिटिया, उसके प्रति तेरा देखने का रवैया कैसे, यहां तक की बातें हों। आप ये बताइए, यूँ तो दिल्ली लॉ एंड ऑर्डर जो है वो केंद्र सरकार के अंदर में, लेकिन आप होम मिनिस्टर भी हैं यहाँ के। कैसे दिल्ली में जो ये इधर मारकाट थोड़ी बहुत बढ़ गई थी, या वो कैसे रोकने के लिए कुछ दिशा में कुछ बात है, या पुलिस को और थोड़ा समझाया बताया गया है? हम एक यूनियन टेरिटरी हैं, यूनियन टेरिटरी के नाते हमारी एक लिमिटेशन है, हम उस लिमिटेशन को जानते हैं। हम केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ समन्वय करके, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी के मार्गदर्शन में समन्वय करके, डीएम कार्यालय के माध्यम से लॉ एनफोर्समेंट को और मजबूती से, समन्वय से लागू करने का काम करेंगे। तस्वीर बदलते हुए नजर आए, इसके लिए कोई एक बड़ी बात या दो बड़ी बातें कुछ आप? मेरा मानना ये है कि जनजीवन आसान होगा तो अपने आप तस्वीर बदलनी दिखती आएगी। जो कंफर्ट ऑफ लिविंग जब बढ़ेगा ना, जब हमें बढ़ेगा कि हम आराम से कंफर्टेबली रह पा रहे हैं, कंफर्टेबल लिविंग जब हम दे पाएंगे, उसमें कूड़ा भी है, उसमें बहता हुआ सीवर भी है, उसमें पानी भी है, उसमें बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर, झूलते लटकते तार भी हैं। तो इन 3-4 चीज़ों पर मैंने आपसे पहले कहा, हमारे पीछे बड़े बड़े इकोसिस्टम, बड़ी बड़ी एजेंसियां नहीं हैं जो हमारे लिए बड़ी बड़ी बातें करेंगी। हम तो दिल्ली के सरोकारों पे, बैरियर पे, बैरिकेड पर लड़ते लड़ाते 27 साल बाद यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ से हमारा काम आसान जीवन देना, लोगों को उनका कंफर्टेबल लिविंग उनको देना, उसमें 4-5 मूलभूत चीज़ें हैं। चलिए, आप जीवन आसान करें दिल्ली वालों का, हमें गर्मियों में बहुत दिक्कत ना होने पाए, सरकारी स्कूल अच्छे हो जाए और प्राइवेट स्कूलों की दादागिरी बंद हो जाए, तो ये तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया और आपको शुभकामनाएं कि आप इस दिशा में काफ़ी आगे बढ़ें। बहुत धन्यवाद।